अगर मैं आपको ये बता दूं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 101% आने वाले हैं, तो क्या इसके बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मान के चलें कि ये क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये फिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये पहले से सीबीएसई में और यूपी बोर्ड दोनों में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन के पीछे बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अवर एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, या मैं कह सकता हूं ऐसे क्वेश्चन की जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से ना फिक्स क्वेश्चन आते हैं, फिक्स पैटर्न पर आते हैं, क्वेश्चन बदलते नहीं हैं। अगर हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ले, हम एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कर ले, इसके बाद कुछ नहीं बचता इस चैप्टर में। आप किसी का वन शॉट देख के आए 2-4 घंटे का, या आप इस लेक्चर को देख ले, सिंगल ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा जो इस लेक्चर में ना हो। सब कुछ इंक्लूडेड है इस लेक्चर में। अगर आपने बढ़िया तरीके से इसको समझा तो कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू से। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूं वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिजनरेट हो जा रहा हो उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो आप देखेंगे यहां पर लेदर दिया हुआ है लास्ट के ऑप्शन में। अब लेदर तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिजनरेट नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे भैया ये तो नहीं होगा। और प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। प्लास्टिक के बारे में सब बच्चों को पता होगा, भैया प्लास्टिक तो होता ही नहीं है। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका रॉन्ग हो गया। यहां पर भी देखेंगे तो लेदर दिया हुआ है, यानी ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहां पर जहां पर लिखा हुआ है कि केक हो गया, वुड हो गया, ग्रास हो गया, आप देखेंगे ये सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इनको डिजनरेट किया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि जो आपकी फूड चेन होती है उस पर ये करेक्ट सीक्वेंस है वो किस पर बैठेगा। अब कैसे हम समझ पाएंगे? जरा ध्यान से देखना। पहले नंबर में दिया हुआ है कि ग्रास है, व्हीट है, फिर इसके बाद मैंगो है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रास को पहले व्हीट खाता हो फिर इसको मैंगो खाता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर इसके बाद ग्रास को कौन खाया? गोट। गोट को किसने खाया भैया? ह्यूमंस ने। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही हो सकता है, ठीक है ना, ये तो सही हो सकता है। देन फिर हम बात करते हैं सी नंबर की। तो गोट को काऊ ने खाया, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है, काऊ थोड़ी ने गोट को खाती है। तो अब इसके बाद फिर ग्रास को खाया, फिश ने फिश को खाया, गोट ने, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। गोट जो होती है वो कभी फिश को नहीं खाती है। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है फूड चेन के लिए। फूड चेन में हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है, कौन किसको खा सकता है। अब यहां पर साफ साफ पता है कि भैया गोट जो है वो काऊ तो नहीं खाता, सीधी सीधी बात हो गई ना। तो इससे हमें एकदम से आंसर पता चल जाता है, कहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि जो आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आप पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या आप ऐसी चीजें यूज करें जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, फ्रेंडली हो। वो कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं? क्या पहली ऐसी चीज ये है कि आप जो पर्स वगैरह रखते हैं लेदर्स के बने हुए या पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं, उसकी जगह आप क्या यूज करें? आप कपड़े से बने हुए बैग का यूज करें। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप कपड़े से बने हुए बैग का यूज करेंगे तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप लाइट का यूज कर लेना तो उसको क्या कर लेना चाहिए भैया? उसको बंद कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है क्या? हाँ, लाइट के यूज करने के बाद उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका सही ही हो गया। चलो, तो ये भी आपका सही हो गया। देन बचा क्या? सी नंबर। तो सी में भी आपको दिया गया भैया स्कूल जाना है, अगर पास में स्कूल है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप पैदल ही चले जाएं, तो ये तो और अच्छी बात है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि यहां पर जो ओजोन लेयर है, जब ओजोन लेयर हम देख रहे हैं ना, कि हमने पढ़ा था जब इन्वायरमेंट चैप्टर, तो सर ने पढ़ाया था कि ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है ना, पतली हो रही है, उसकी थिकनेस जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने पढ़ाया था कि भैया इसका सबसे मेन रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC। अब देखो ये आपके ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है CFC। जनरली ये कहां से निकलती है? एरोप्लेन से। एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है, जैसे हमारी व्हीकल्स में जो फ्यूल्स होते हैं जब बर्न होते हैं तो उससे धुआं निकलता है, फॉग निकलता है। तो हम देखते हैं कि यार ये कहां ये हार्मफुल चीजें निकाल रहा है, तो हाँ उससे पोल्यूशन होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं या प्लेन्स वगैरह होते हैं, उनमें जो उनका जो ईंधन होता है, या मैं कहूं
कहूंगा कि जो फ्यूल होता है जब वो बर्न होता है तो CFC निकलता है, और ये CFC ना ओजोन के लिए बहुत खराब है। ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर पतली होती चली जा रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर। अब आपको पता है एक इकोसिस्टम में कौन प्रोड्यूसर है? ग्रीन प्लांट्स हैं यार, ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब प्रोड्यूसर में रखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो भैया ग्रीन प्लांट है, तो आपको ग्रीन प्लांट यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोल क्लियर है क्या? इतनी बातें समझ में आ गई क्या? तो यहां तक जो हमने बातें की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े और देखे। आई होप ये चीजें तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। MCQ तो चलो ठीक है, एक ही आने वाला ही इस चैप्टर से, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो भैया फिक्स आता है, और कई बार तो ये लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। शॉर्ट मतलब आना तो फिक्स है, बट सर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आएंगे? तो अगर मैं आपको यह बता दूं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और 101% आने वाले हैं, तो क्या इसके बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पहले से CBSE में और यूपी बोर्ड दोनों में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन के पीछे बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बच्चों को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? अरे सर, ये मैग्निफिकेशन वर्ड तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन को M से इंडिकेट करते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? तो सर ये मैग्निफिकेशन यहां पे क्या आ गया? तो फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का होता है, अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जब कोई चीज बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। लेकिन सर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक्चुअल में किस तरह से होता होगा, या हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं, इन बातों को समझाइए ना। बिल्कुल समझाता हूं, ध्यान से समझना। देख, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लूं। देख, जैसे यहां पर मैंने वाटर लिया है, और इस वाटर में सपोज दैट कुछ वेस्ट मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिजनरेट नहीं होते हैं, वो पड़े हुए हैं, और इन मटेरियल की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो 2 ppm है, बहुत कम है। इन मटेरियल्स को जब आगे के ट्रॉपिक लेवल में डाला गया या आगे ये जाएंगे, ट्रांसफर होंगे, तो इनकी मात्रा बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, और ये 2 से 5 ppm हो गया। नेक्स्ट आगे जब ये फिश वगैरह में जाएगी तो इसकी मात्रा 200 ppm हो गई, और ये आगे बर्ड तक जाते, क्योंकि इसको बर्ड खाएगी, तो यहां तक जाते जाते इसकी मात्रा 1600 ppm हो गई। हमें एक चीज पता चल रही है कि यार यहां पर जो हार्मफुल मटेरियल था वो तो केवल और केवल 2 ppm था, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते ये 1600 ppm हो गया, यानी इसकी क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है, और इसी को मैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहता हूं। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? बाकी सारी चीजें आपके पास लिखी हुई होंगी, बढ़िया पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है आपके डीकंपोजर से। अब सभी बच्चों को पता है कि सर वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आएगा और क्वेश्चन आता है। तो जो आपके डीकंपोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अरे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। सपोज दैट कोई भी एक प्लांट की लीफ है और वो गिर गई है नीचे, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो गायब हो जाती, तो कहां गई? डिजनरेट कर दिया गया उसको। जब कोई जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि यार धीरे धीरे वो गायब हो गया, तो भाई कहां गया? डिजनरेट हो गया। तो कुछ आपके जो बैक्टीरिया हैं, जो आपके फंगी होते हैं, और यहां तक कि कुछ अर्थवर्म्स भी होते हैं, जो आपके डीजनरेशन की प्रोसेस को, या मैं कह सकता हूं डीकंपोजर्स के रूप में वर्क करते हैं, और वो डिजनरेट कर देते हैं चीजों को, यानी कि दोबारा से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को निकालकर सॉइल में डाल देते हैं, और पूरी तरीके से बॉडी डिजनरेट हो जाती है। इन्हीं को हम डीकंपोजर्स भी कहते हैं। आई होप ये थोड़ा सा जो मैं आपको रिवाइज दे रहा हूं चीजों को, हालांकि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ रखा है क्लास में, बट अभी जो आपको रिवीजन मिल रहा है वो परफेक्ट है आपके दिमाग में बैठाने के लिए। बाकी आपके पास नोट्स होंगी, सामने नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो आपके डिकंपोजर्स होते हैं वो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, दोबारा से उस बॉडी के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, अब जो डेड बॉडी है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको दोबारा से डिकंपोज करके कहां पे डाल देते हैं? सॉइल में डाल देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एक तरीके की रिसाइकलिंग भी तो कर रहे हैं, और साथ ही साथ में ये आपके एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके वेस्ट को बाहर निकाल के, उनके न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल के सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। इस तरह से ये क्लीनिंग का भी काम करते हैं। और कौन है ये तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, बोर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देख 2-4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, जो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इस साल आने वाला है और ये फिक्स होगा कि ये आएगा ही आएगा। भाई बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, ये 100% की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्या पूछा गया, द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता होगा एक इकोसिस्टम के अंदर, और ये क्यों यूनिडायरेक्शनल होता है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको रफली बताता हूं, बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं यार, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपने पढ़ रखा है। कम समय में रिवाइज करना है, पेपर बहुत नजदीक है। तो देखो अगर हम किसकी बात करते हैं, यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं, एनर्जी की, तो जब सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी आई होगी प्लांट्स के पास, आई होगी कि नहीं, और प्लांट ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा, फूड बनाया होगा, उस फूड को मैंने खाया होगा। तो ये बताओ कभी इस पूरी प्रोसेस में ऐसा हो रहा है क्या कि जिस एनर्जी का ट्रांसफर आगे कर दिया गया हो, दोबारा से वो एनर्जी पीछे जा सके? जैसे मैंने अगर फूड्स खा लिए तो क्या मैं कभी प्लांट को एनर्जी दे सकता हूं क्या? या प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया तो कभी प्लांट दोबारा से सनलाइट को एनर्जी दे सकता है क्या? नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये एक तरफ चलती चली जाएगी, ये रिवर्स में दोबारा वापस नहीं जाती है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो आपकी होती है उसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है, एनर्जी दोबारा रिवर्स में कभी नहीं जाती है। यही रीजन है कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है, ना कि बाई डायरेक्शनल। आई होप ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भैया व्हाट इज एन इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख इकोसिस्टम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, इस डायग्राम को आप देखें तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इस डायग्राम में आपको एक फॉरेस्ट दिखाया गया है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट हैं और आपको रिवर भी दिख रही है ऐसे करके। तो आपका एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरनमेंट आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, और ये अलग अलग एनवायरनमेंट अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉरेस्ट में आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको रिवर्स मिल जाएंगी, आपको रॉक्स मिल जाएंगे, आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी एक रिवर के अंदर। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट को मैं नेचुरल एनवायरनमेंट कहता हूं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट स्वतः बनता है, सेल्फ क्रिएट होता है, इसको कोई भी ह्यूमंस नहीं बनाते, ना ही ये ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट होता, यानी ये अपने आप बनने वाला एनवायरनमेंट होता है। इसे मैं क्या कह देता हूं, इसे मैं सेल्फ एनवायरनमेंट या इसे मैं नेचुरल इकोसिस्टम भी बोलता हूं। नेचुरल इकोसिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, रिवर्स हो गई, पाउंड्स हो गए, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के हैं। अब जो आपने बना रखा है एनवायरनमेंट, आपने क्या बना रखा है, जैसे गार्डन बना रखा है आपने, तो गार्डन बना रखा है, तो गार्डन भैया अपने आप तो गार्डन नहीं बन के तैयार हो गया, वो तुमने बनाया है तो वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम ना, है तो वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम, लेकिन बनाया किसने है, बनाया आपने है। इसीलिए इसको मैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बोलता हूं। अरे बोलना क्या बोलता हूं बच्चा, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बोलता हूं। इनमें डिफरेंट बिटवीन भी पूछा जाता है। आई होप इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंट बिटवीन पूछा जाएगा तो एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें पूछा जा सकता है, जो अभी मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, कौन सा, कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। तो भैया जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिजनरेट हो जाए उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इजिली प्रोसेस, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से डिजनरेट ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बोल समझ में आया क्या? ठीक है। अगली लाइन ये है कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं तो ये कम हार्मफुल होते हैं, बहुत कम मात्रा में हार्मफुल हैं, लेकिन भैया ये ज्यादा हार्मफुल है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये डिजनरेट हो जाते हैं। तो हाँ, ये अगर बहुत ही जल्दी तरीके से डिकम्पोज्ड हो जाएंगे तो भैया हम कहेंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये जल्दी नहीं डिग्रेड होते हैं तो इसको हम कहेंगे नॉन बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल हो गए। ठीक है ना। चलो फिर हम बात करते हैं 4 नंबर की। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनसे फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं, इनसे बायोगैस बनती है, और भी अदर तरीके के प्रोडक्ट्स इनसे बनते हैं। लेकिन इनमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो किसी यूज के लायक नहीं है, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। फिर अगली बात है कि ये आपके एयर को, वाटर को और ये आसपास की चीजों को पॉल्यूट नहीं करती, बट इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्योंकि हार्मफुल होते हैं तो आपके एयर को, वाटर को और भी तरह तरह की पॉल्यूशन उससे हो सकते हैं। तो ये आपका क्लियर कट रिवीजन हो गया कि आप किस तरह से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को याद रखते हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। अब आपने पढ़ा होगा कि इनको हम ना 3-4 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहले नंबर में जो आपके ट्रॉपिक लेवल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, जो चीजों को बना सके, यानी कि आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, या मैं कह सकता हूं आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्फ फूड बना सकते हैं। जैसे आपके प्लांट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपना खाना स्वयं से बना सकते हैं, और इन्हीं खाने का यूज, इन्हीं फूड का यूज अगले लेवल के ट्रॉपिज्म करते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, यानी प्राथमिक कंज्यूमर्स बोलते हैं। जो इनको, जैसे आपकी हिरन हो गई, यानी कि आपकी डियर, अब वो क्या करती है, ग्रास वगैरह के ऊपर ज्यादा डिपेंड होती है, और वो कहां से आया भैया, प्लांट से आया। फिर इसके ऊपर आगे के यानी थर्ड लेवल के जो आपके ट्रॉपिज्म होंगे, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं या इन्हें खाते हैं। फिर टॉप में आने वाले जैसे आपके लायंस हो गए, और टॉप में हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, टॉप लेवल के ट्रॉपिज्म हो गए। तो इस तरह से हमने समझा कि भैया जो आपकी ट्रॉपिक लेवल है उसको फूड चेन के अकॉर्डिंग किस तरह से डिवाइड किया गया है। उसको डिवाइड किया गया प्रोड्यूसर में, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में और टर्सरी कंज्यूमर्स में। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो फूड चेन में कहां पर रखा गया है कि वो सभी को खा सकता है। अब आई होप आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन मुझे बताओ ऐसा कौन सा एनिमल है या वो कौन सा जीव है जो टॉप पर है और वो सभी को कंज्यूम कर सकता है, सभी को खा सकता है। बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको कमेंट कर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आप मान के चलें कि ये क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये फिक्स क्वेश्चन है। 10% एनर्जी का जो रूल दिया गया था, भैया है क्या 10% एनर्जी का रूल? होता क्या है दरअसल कि एनर्जी जो है ना वो 3 लेवल तक ट्रांसफर हो सकती है मैक्सिमम, इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ध्यान से समझ, जो हम एनर्जी टेक करते हैं लगभग 90% एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, यानी कि 10% एनर्जी ही दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। अब जैसे सपोज दैट कोई भी यहां पर है, उसके पास 100% एनर्जी है, अब इस 100% वाले को किसी ने खाया तो उस पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? केवल 10%। और इस 10% को किसी ने खाया तो उस पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 1%। और इस 1% को किसी ने खाया तो 0.1% ही ट्रांसफर हो पाएगी। इससे हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि 90% एनर्जी का यूज हम कर लेते हैं, यानी एनर्जी यूज्ड हो चुकी है, केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है। इसी को हम कहते हैं 10% रूल ऑफ एनर्जी। ये आया कहां से भाई? ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके का कि जो आपका इकोसिस्टम होता है ना, उसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो 3 लेवल तक हो सकता है, इसीलिए तो फूड चेन बनाई गई। नहीं तो जो टॉप में बैठा हुआ है बच्चा, जो टॉप में होगा, उसको तो 0.1% ही एनर्जी मिलेगी हमेशा। अरे फूड चेन से वो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फूड चेन के अकॉर्डिंग अगर फूड चेन होगी तो ये बंदा जो यहां पर बैठा है, ये किसको, अरे भैया क्या हो गया यार, इसको क्या बताऊं है, चल जा, ठीक है चलो। तो फिर ये जो यहां पर बैठा हुआ है, ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, क्योंकि ये टॉप में है, इसलिए तो फूड चेन बनाई गई, इसलिए तो फूड चेन काम में आती है। अरे क्लियर है क्या ये चीजें? चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में फूड चेन। अब फूड चेन वेरी इंपॉर्टेंट है, फूड चेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुझे पता है कि आप सब बच्चों को पता है कि फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन का मतलब ये होता है कि ना कि कोई भी जो ऊपर जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स ऐसे बैठे हुए हैं, तो केवल एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं है फूड चेन से। अब फूड चेन है क्या? जैसे मान लो फूड चेन ये है कि जैसे ये डियर है, अब डियर को ना कई सारे लोग खा सकते हैं, ह्यूमंस खा सकते हैं, लायंस खा सकते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स। यानी कि फूड चेन, जैसे मेरी फूड चेन है, मेरा मन होगा मैं वैसे तो ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है या नहीं है, लेकिन ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस प्लांट्स भी खाते हैं, ह्यूमंस एनिमल्स भी खाते हैं, तो उनकी फूड चेन ना बहुत लंबी है, उनकी फूड चेन बहुत लंबी, वो अलग अलग चीजों को खा सकते हैं, किसी एक के ऊपर तो डिपेंड नहीं है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं भैया? इन सभी प्रोसेस को हम फूड चेन के अंदर रखते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन आई होप आपको बढ़िया तरीके से आता होगा, ठीक है ना। देन ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और आपको बताना है कि इनका क्या इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। अब मैं अगर आपको बताऊं, आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज्यादातर प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है। सोचो अगर ग्रीन प्लांट ही ना होंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट के ऊपर कुछ चीजें डिपेंड, जैसे मैं तो पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हूं, मैं वेजिटेरियन हूं। अगर सोचो प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो उनसे आने वाला फूड भी नहीं बचेगा, और फूड भी नहीं बचेगा तो मैं कैसे बचूंगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो फूड चेन है ना, वो हमें हेल्प भी करती है। हालांकि मैं और भी चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता हूं, बट मैं तो केवल वेजिटेरियन हूं ना यार, तो मैं तो केवल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हूं। यानी जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? वो सनलाइट का यूज करते हैं, और तो हम तो सनलाइट का यूज नहीं कर सकते।
अरे हम सनलाइट का यूज करके खाना बना सकते हैं क्या? अपना फूड मेकिंग कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल ही नहीं सर, हम तो कर ही नहीं सकते। तो भैया हम नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? प्लांट्स कर सकते हैं। तो प्लांट के द्वारा जो बना हुआ फूड है वो तो हम यूज कर सकते हैं, और अगर प्लांट ही न रह जाए तो फिर हम क्या यूज करेंगे? समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि प्रोड्यूसर्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इकोसिस्टम यानी कि आपका ये जो चैप्टर है इसमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं, और जितने मैंने बता दिए वो सफिशिएंट हैं। एग्जाम बढ़िया तरीके से आप देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलता हूं आपसे जल्दी नए लेक्चर में। टाटा बाय बाय।